हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट हम करने वाले हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो इसमें क्या करना है। अब हमारे पास अगर एटम के ऊपर हम एटम रखते हैं तो हमारे पास दो टाइप की अरेंजमेंट पॉसिबल हो सकती है। जैसे फर्स्ट है, मैं कुछ ऐसा बनाऊं। फर्स्ट लेयर तो एटम के साथ एटम अटैच किया है, एटम के साथ एटम अटैच कर दिया। अब जो सेकेंड लेयर है उसके मेरे पास दो वेज हैं, ठीक है। फर्स्ट वे क्या है कि मैं एटम के ऊपर एटम रखूं, एटम के ऊपर एटम प्लेस करूं, तो कुछ ऐसा बनेगा। एटम के ऊपर एटम प्लेस कर रही हूं, ठीक है। ऐसे ये रख देंगे हम, एटम के ऊपर एटम प्लेस कर रही हूं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, फोर एटम एक दूसरे के साथ अटैच हो रहे हैं और जो ये खाली स्पेस बच रही है इसको हम बोलते हैं वॉइड। ये क्या है, वॉइड। अब जब भी चार एटम एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तब उनके बीच में जो वॉइड बनेगी, जो स्पेस बनेगी, उसको हम बोलेंगे ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड। ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड। अब अगर हम एटम के ऊपर एटम रखते हैं तो इतनी स्पेस हमारे पास बच रही है। अब एक और अरेंजमेंट है, एक और अरेंजमेंट क्या है, फर्स्ट लेयर तो सेम आएगी, फर्स्ट लेयर सेम आएगी, बट सेकेंड लेयर में क्या होगा, मैं अब एटम के ऊपर एटम नहीं रख रही हूं। अब मैं क्या कर रही हूं, यहां पे जो ये स्पेस बच रही है यहां पे एटम प्लेस करूंगी, ठीक है। तो एटम प्लेस किया, ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, ऐसे ही ये रख दिया, ठीक है। ऐसे एटम के जो बीच में स्पेस बच रही है वहां पे एटम प्लेस करने हैं हमने, ठीक है। जो स्पेस बच रही है उसके ऊपर, फिर इन दोनों में जो स्पेस बची थी उसके ऊपर एटम रख दिया, फिर इन दोनों में बची थी उसके ऊपर एटम रख दिया। अब जो ये स्पेस बच रही है ये कितने एटम से मिलके बनी है, ये तीन एटम से मिलके बनी है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड। इसको हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। अब अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे, यहां पे स्पेस ज्यादा बच रही है और यहां पे स्पेस कम बच रही है, तो ये वाली हमारी क्या है, क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर है। ये क्या है, लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर है। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हम ऐसे करते हैं, ठीक है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ऐसे करते हैं, ये ए एटम्स है, उसके बाद ये बी लेयर आएगी, फिर से अगर आप देखोगे एटम के ऊपर ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो फिर से ये क्या आ जाएगी, ए लेयर आ जाएगी, फिर से उसके बाद बी, तो ए बी टाइप होगी, ठीक है। ये क्या है, सेम है, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, तो ये ए लेयर है, ठीक है। तो हेक्सागोनल में ए बी टाइप लेयर्स होती हैं। अब अगर आप इस अरेंजमेंट को देखोगे, ये कुछ ऐसी है, ये स्क्वायर टाइप बन रही है, ठीक है। इसको स्क्वायर अरेंजमेंट भी बोल सकते हैं, बट यहां पे ये क्या है, एक ट्रायंगल टाइप बन रही है, ठीक है। तो ऐसी अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगुलर लैटिस अरेंजमेंट, ठीक है। ये क्या है, ट्रायंगुलर लैटिस अरेंजमेंट, ठीक है। अब हमने देख तो लिया कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कैसी होती है। अब अगर आपने जैसे वैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो ना कुछ ऐसे आपको थोड़ा सा ना मोल्ड करके क्वेश्चन देते हैं। वो कैसे देंगे कि आपने मैक्सिमम क्लोज पैकिंग रखनी है, मैक्सिमम क्लोज पैकिंग ऑफ एटम्स इन ट्रायंगुलर, ठीक है, इन ट्रायंगुलर वे, तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको स्क्वायर लैटिस की फॉर्म में पूछा जाए तो ये हो जाएगा। जब भी क्लोजली पैक्ड होगा या फिर मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाई करनी है तो ये वाला अरेंजमेंट रखना है हमने। उसके बाद हमने अरेंजमेंट तो पता चल गया। अब सेकेंड स्टेप क्या होता है, यूनिट सेल फाइंड करना, ठीक है। सेकेंड स्टेप होता है यूनिट सेल फाइंड करना। तो हम यूनिट सेल कैसे फाइंड करेंगे, तो अब यहां पे एक हेक्सागोनल कर रहे हैं, तो हेक्सागोन हमारा जिसकी 6 साइड्स होंगी वो हमारा यूनिट सेल बनेगा। तो अगर मैं यहां पे हेक्सागोन बना दूं, इस एटम को लूं, ठीक है, ये हमारे पास क्या बन जाएगी, एक हेक्सागोन बन गई,
ठीक है, तो ये हमारा यूनिट सेल बनेगा। अब हमने फर्स्ट स्टेप क्या होता है, यूनिट सेल देखना। अब अगर हम इसको रिपीट करते जाएंगे पूरे का पूरा हमारा क्रिस्टल बन जाएगा या फिर ऐसी अरेंजमेंट बन जाएगी। अब यहाँ पे सेकेंड स्टेप क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना। ठीक है, इस यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे। पहले अगर हम देखें ये कॉर्नर एटम, ठीक है, ये कॉर्नर एटम और कितनी हेक्सागोन के साथ शेयर करेगा। एक तो इसमें आ रहा है, एक अगर मैं यहाँ पे बना दूं कुछ ऐसा, ठीक है, ये अब और कोई हेक्सागोन तो नहीं बन सकती, तो एक हेक्सागोन ये बनेगी, एक ये बनेगी और एक ये बनेगी। तो ये जो कॉर्नर वाला एटम है ये 3 हेक्सागोन के साथ अटैच हो रहा है। तो एक में इसमें कितने की कंट्रीब्यूशन होगी, 1/3 की। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे ये बन जाएगी। ठीक है, ये एक ऐसे ही ये 3 हो जाएंगे, 1 2 3, तो इसकी कंट्रीब्यूशन कितने की हो जाएगी, 1/3 की। तो ऐसे ही सभी कॉर्नर एटम्स हैं उनकी कंट्रीब्यूशन 1/3 की आएगी। तो हमारे पास कॉर्नर पे एटम कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6 × 1/3। ठीक है, तो यहां से हमारे पास 2 एटम्स आ जाएंगे। कॉर्नर से हमें इस वाली हेक्सागोन में 2 एटम्स मिल रहे हैं। अब जो सेंटर में एटम प्रेजेंट है, क्या ये किसी और हेक्सागोन के से अटैच होगा। अगर आप यहाँ पे बना दोगे इसमें भी नहीं आएगा, यहाँ पे बना दोगे उसमें भी नहीं आएगा, क्योंकि ये पूरे का पूरा उसके सेंटर में पड़ा है। तो ये किसी और हेक्सागोन के साथ शेयर नहीं करेगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 2 डायमेंशनल की। ठीक है, मैं लिखना भूल गई, हम ये पैकिंग 2D में भी करेंगे और 3D में भी करेंगे। 2D में सिर्फ ऐसी अरेंजमेंट होगी, इसको ऐसा मत सोचो, इसको ऐसा सोचो। ठीक है, सिर्फ मेरे पास एटम्स की एक लेयर है। ठीक है, तो अब अगर एक लेयर है ना, तो ये नीचे किसी के साथ अटैच होगा, ना ही ऊपर किसी के साथ अटैच होगा। तो ये वाला एटम पूरे का पूरा इस वाली हेक्सागोन में आएगा। तो हमारे पास एक एटम ये आ जाएगा, तो 2 + 1 3, तो n = 3 आ जाएगा हमारे पास हेक्सागोन में। तो एक हेक्सागोन में 3 एटम्स आ रहे हैं। अब हमने एटम्स भी फाइंड कर लिए। ठीक है, उसके बाद हमने क्या फाइंड करते हैं, हम फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। उसके बाद क्या फाइंड करते हैं, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। तो यहां पे फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या होगा, अगर हम यहां पे देखें, ये देखने से पहले, ठीक है, हमारे पास एक हेक्सागोन है। अब इस हेक्सागोन को हम 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसको 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी तीनों साइड्स सेम होती हैं। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, और तीनों एंगल सेम होते हैं, मींस तीनों एंगल्स 60-60 के होते हैं, क्योंकि टोटल कितना होना चाहिए 180, तो तीनों एंगल्स कितने होने चाहिए 60 होने चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। याद रखना, एक हेक्सागोन को हम 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर ये साइड ए है, ठीक है, तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, तो सारी साइड्स इसकी क्या होंगी, ए होंगी। अब यहां से चलो किसी भी पॉइंट से, आप किसी भी एटम से देख लो, तो अगर इस वाले एटम को आपने देखा, तो अगर आप यहां पे जाओगे तो ए डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, यहां पे जाओगे ए डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, यहां पे जाओगे ए डिस्टेंस, यहां पे आओगे ए डिस्टेंस, तो कहीं पे भी आओगे आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, ए डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो। अगर आप यहां से यहां गए तो √2a डिस्टेंस हो जाएगा, तो इससे दूर हो जाएगा। तो फर्स्ट नियरेस्ट, सबसे नजदीक हम कहां जा सकते हैं, ए डिस्टेंस। तो यहाँ पे फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब हमने सेकंड क्या फाइंड करना है, फर्स्ट नियरेस्ट एटम्स फाइंड करने हैं, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर एटम्स। अब हमने इसी रेफरेंस पॉइंट से ए डिस्टेंस जाना है, हम कितने एटम के पास जा सकते हैं। अगर आप काउंट करोगे, इसी को देख लो,
ठीक है, इस वाले को 1 2 3 4 5 और 6, आप 6 अदर एटम के पास ए डिस्टेंस ट्रेवल करके जा रहे हो। ठीक है, क्योंकि ना इसके नीचे है ना ऊपर है, क्योंकि बात हम 2D की कर रहे हैं तो सिर्फ हमारे पास एक ही लेयर है, तो हमारे पास कितने एटम्स हो जाएंगे 6। अब एक वर्ड आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? फर्स्ट नियरेस्ट नेबर को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। फर्स्ट नियरेस्ट नेबर को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर हम सिंपल क्यूबिक में बात करें तो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर क्या आ रहा था? हम कॉर्नर वाले एटम के पास जा रहे थे तो 6 आ जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर बीसीसी की बात करोगे तो डायगोनल पे आ रहे थे तो 8 हो जाएगा। अगर एफसीसी की बात करोगे तो कितने हो जाएंगे 12। हम किसी फेस डायगोनल की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे आप किसी का भी कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड कर सकते हो। कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखना क्या होता है? फर्स्ट नियरेस्ट नेबर एटम को हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो हेक्सागोन 2 डायमेंशनल में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। पहले मेरे साथ हो चुका है कि मेरे फोन की स्पेस नहीं थी, मैं पूरे का पूरा लेक्चर दे गई आधे घंटे का, और फोन में स्पेस कम थी, वीडियो ही नहीं बनी। इस बार मैं बार बार चेक कर रही हूँ कि वीडियो बन रही है कि नहीं। अब हमारे पास हमारा थर्ड स्टेप भी हो गया कि हमने नियरेस्ट डिस्टेंस निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टास्क क्या होता है? पैकिंग फ्रैक्शन निकालना। पैकिंग फ्रैक्शन किसके इक्वल होगी? नंबर ऑफ एटम्स इनटू वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, अब यहां पे हम बात कर रहे हैं 2D की। ठीक है, 2 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं। तो अगर 3D में था तो हम एटम को स्फीयर लेके चल रहे हैं, बट अब 2 डायमेंशनल में क्या हो जाएगा? वो एटम की शेप सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे वॉल्यूम की जगह पे क्या आएगा? एरिया आएगा। ठीक है, यहाँ पे यूनिट सेल का भी एरिया आएगा। तो इसका ध्यान रखना, यहाँ पे वॉल्यूम मत ले लेना, आंसर टोटली गलत हो जाएगा। 2 डायमेंशनल में एरिया लेना है, एरिया ऑफ द यूनिट सेल और एरिया ऑफ द एटम। अब नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? नंबर ऑफ एटम्स 3 आए हैं, इनटू एटम को सर्कल माना है, उसका एरिया कितना होता है? πr² डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द यूनिट सेल। अब इस पूरी हेक्सागोन का हमने एरिया फाइंड करना है, तो हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए अगर हम देखें, मैंने क्या किया है, एक हेक्सागोन को 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया है। तो इसको मैं लिख सकती हूं 6 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्राइंगल। ठीक है, मुझे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया पता चल गया, 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी तो यूनिट सेल का एरिया आ जाएगा, मींस इस हेक्सागोन का एरिया आ जाएगा। अब हमारे पास अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल देखें, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल देखें, ये होती है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया किसके इक्वल होता है? अगर हम यहाँ पे लिखें पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू 3π² बाय 6 इंटू किसी भी ट्रायंगल का एरिया किसके इक्वल होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, यही होता है। ठीक है, अब सभी साइड्स क्या है? ए है, तो इसका बेस कितना हो जाएगा? ए, इसका बेस आ जाएगा ए। तो पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू 3 इंटू πr² बाय 6 इंटू 1/2 ए इंटू हाइट को ले लिया मैंने h। ठीक है, अब हमने h फाइंड करनी है, तो h क्या है? यहां से यहां तक का डिस्टेंस। अब इसको तो हम फाइंड नहीं कर सकते, अगर मैं क्या करूं, यहां से परपेंडिकुलर गिराती हूं तो ये भी क्या है? सेम ही है, h हो जाएगा। तो अब h फाइंड करना है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। अब अगर हम यहाँ पे साइन लगाएं, साइन 60 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा? परपेंडिकुलर h बाय दिस साइड a। तो यहां से साइन 60 कितना होता है? √3/2 h बाय a। तो h की कितनी वैल्यू आ जाएगी? √3/2 a। ठीक है, h की ये वैल्यू आ गई, तो h की वैल्यू पुट कर देते हैं √3/2 a। तो यहां से क्या आ जाएगा? पैकिंग फ्रैक्शन
3 पाई आर स्क्वायर बाय, ये कट गया 3, तो 3 a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर बाय 2, ये 3 के साथ ये 3 कैंसिल हो गया, तो पाई आर स्क्वायर बाय रूट 3 बाय 2 a स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया। अब अगर हमने पैकिंग फ्रैक्शन निकालनी है, फिर से हमें r और a में रिलेशन चाहिए। r और a में रिलेशन हमको कैसे पता चलेगा? फर्स्ट नियरेस्ट नेबर। ठीक है, अगर हम फर्स्ट नियरेस्ट नेबर देखें, इसका रेडियस r है, इसका रेडियस कितना है r, तो टोटल यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? हमने यहां से यहां गए, चाहे यहां से यहां जाओ। ठीक है, तो ये था फर्स्ट नियरेस्ट नेबर, कितना था? a, तो यहां से 2r किसके इक्वल हो जाएगा? a के, तो a की वैल्यू पुट कर दो 2r, तो यहां से आएगा रूट 3, ये 2 ऊपर चला जाएगा, यहां से 2r का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 पाई आर स्क्वायर बाय रूट 3 इंटू 4 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ये 2, तो पाई बाय 2 रूट 3। अब इसको कैलकुलेट करना, ये अप्रोक्सीमेटली 0.90 आ जाएगा, मींस परसेंटेज में निकालेंगे तो 90% आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखो इसकी पैकिंग फ्रैक्शन कितनी आई है? 90%, और अगर आप 100 से माइनस करोगे तो 10% एम्प्टी स्पेस है, जो अब तक से सिंपल क्यूबिक में किया तो उसमें 48% खाली स्पेस आ रही थी, फिर उसके बाद बीसीसी किया, फिर एफसीसी किया, अब उसके बाद अगर हमने हेक्सागोन की क्लोज पैकिंग रखी, एटम के बीच में एटम रख रहे हैं, तो अब देखो 90% एटम ने घेर रखी है, सिर्फ 10% ऐसी स्पेस है जो एम्प्टी है, तो ये सबसे क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर है। आगे हम जो भी स्ट्रक्चर्स करेंगे, ये सबसे, इसकी पैकिंग फ्रैक्शन सबसे ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाता है नेट या फिर गेट के एग्जाम में कि सबसे क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर कौन सा होगा? 2D हेक्सागोनल क्लोजली पैक्ड। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, तभी इसका नेम लिखा गया है क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये याद रखना है, 2D के केस में 90% आई है। अब हमने पैकिंग फ्रैक्शन भी निकाल ली इसकी, उसके बाद अब हम करते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D। तो अब 3 डायमेंशनल में अगर हम बात करें, ठीक है, तो जैसे हमने फर्स्ट लेयर बनाई थी, ठीक है, फर्स्ट लेयर एटम की कैसे बनाई थी? ठीक है, एटम के ऊपर ऐसे रखे एटम, फिर ये रखा। ठीक है, अब हमने ऐसे करके फर्स्ट लेयर बनाई थी, अब इसको ऐसे नहीं, ऐसे सोचो। अब ये एक लेयर है, ठीक है, अब जो यहाँ पे स्पेस बच रही है, ये जो ये स्पेस बच रही है, इसके ऊपर आप अपने एटम प्लेस करने हैं। ठीक है, ये जो स्पेस बच रही है, इसके ऊपर हमने एटम प्लेस करने हैं ऐसे, इसको ऐसे नहीं, ऐसे सोचो। जो यहाँ पे एटम के बीच में स्पेस बचेगी, उसके ऊपर एटम प्लेस करने हैं। फिर ये वाली लेयर प्लेस कर दी, सेकेंड वाली, फिर उसके ऊपर फिर से जो स्पेस बचेगी उसके ऊपर एटम प्लेस करने हैं। तो ये अरेंजमेंट कुछ ऐसी बनेगी हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे एटम रख दिए। ठीक है, अगर हम इस अरेंजमेंट को देखें, क्योंकि हमने अरेंजमेंट याद नहीं करनी कि कैसे रखने हैं, फर्स्ट लेयर बनाई, फिर उसके जो बीच में स्पेस बच रही है टेट्राहेड्रल वॉइड, उसके ऊपर एटम रखने हैं, फिर एक लेयर बन गई, फिर उसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी। तो हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा। ये एक हेक्सागोन है, ठीक है, फिर उसके अंदर हमारे पास 4 एटम्स आएंगे, उसके अंदर यहाँ पे 4 एटम्स आ जाएंगे, फिर हमारे पास फिर से एक हेक्सागोन बन जाएगी। क्योंकि हमारा फर्स्ट स्टेप होता है फाइंड करना कि यूनिट सेल कौन सा है। ठीक है, तो हेक्सागोनल 3D में हमारे पास ये यूनिट सेल बनेगा, इतना हमारे पास यूनिट सेल बनेगा। अगर हम इसको रिपीट करते जाएंगे तो हमारा प्रॉपर एक अरेंजमेंट बन जाएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, 3D में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारा इतना यूनिट सेल है, अब यहाँ पे भी एटम्स हैं। ठीक है,
यहाँ पे सब जगह क्या है, एटम्स है, यहाँ पे भी एटम है, यहाँ पे भी एटम, यहाँ पे भी। तो ऐसे कुछ एटम्स बने हुए हैं। अब जब हमने एटम प्लेस किए, एक हमने हेक्सागोन बनाना है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ही बनाए, एक हेक्सागोन बनाना है, ठीक है। अब अगर आप इसको देखोगे, अगर मैंने सेकंड वाले जो एटम प्लेस किए हैं वो सिर्फ 3 ही हैं, ठीक है। फर्स्ट लेयर है एक हेक्सागोन की, ये अगर जो सेकंड लेयर है उसके हमारे पास इस वाली हेक्सागोन में सिर्फ 3 एटम्स आएंगे, तभी मैंने यहाँ पे 3 बनाए हैं। उसके ऊपर फिर से एक लेयर आ जाएगी हेक्सागोन की, तो एक लेयर, 2 लेयर और बीच में 3 एटम्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे हम 3D में इसका यूनिट सेल बनाते हैं। तो यूनिट सेल तो बन गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना। तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे फाइंड करेंगे, n इज इक्वल टू, इसमें अगर हम नंबर ऑफ एटम देखें, पहले ये कॉर्नर वाले एटम देखो, ठीक है। इस कॉर्नर एटम ये और कितनी हेक्सागोन के साथ शेयर हो सकता है, एक तो ये है, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, 3 तो ये हो गए, ठीक है। अब इसके नीचे, ठीक है, या फिर इसके ऊपर हमारे पास 3 और बन सकते हैं। एक हमारे पास ये है, ठीक है, आप इसको ऐसा सोच सकते हो, ये है, ठीक है। एक तो 3 हेक्सागोन तो ऊपर होंगे और 3 ही हमारे पास नीचे बन सकते हैं। आपने सिर्फ ये सोचना है कि कितने हेक्सागोन के साथ शेयर कर रहा है, 3 ऊपर होंगे और 3 ही नीचे होंगे। तो ये वाला जो एटम है, क्योंकि बात कर रहे हैं 3D की, नीचे भी होंगे ऊपर भी होंगे, तो 3 ऊपर 3 नीचे, तो यहां से हमारे पास 6 एटम के साथ 6 अदर हेक्सागोन के साथ शेयर कर रहा होगा। तो एक हेक्सागोन में कितने की कंट्रीब्यूशन आएगी, 1/6 की। अब कॉर्नर वाले एटम देखो, 6 तो ये है और 6 ही ऊपर है, यहाँ पे भी एटम है, तो 6 ऊपर है 6 नीचे हैं, तो टोटल कितने हैं, 12। कितने की कंट्रीब्यूशन है, 1/6 की, ठीक है। प्लस अब अगर आप 3 एटम्स को देखोगे, ये एटम पूरे के पूरे यहाँ पे आ रहे हैं। अगर आप यहाँ पे हेक्सागोन बनाओगे, यहाँ पे बनाओगे, पीछे बनाओगे, तो ये वाले तो ऐसे है, इसके अंदर एटम आ रहे हैं, ठीक है। इसको ऐसे नहीं, ऐसे सोचना है, ठीक है। तो इसके 3 एटम हैं जो ये वाले, ये पूरे के पूरे इसके अंदर आएंगे, तो इसकी कंट्रीब्यूशन पूरे की पूरी हो जाएगी। उसके बाद कॉर्नर भी देख लिए, ये भी देख लिए, बट ये 2 एटम जो फेसेस पे पड़े हैं, ये कितने के साथ शेयर कर रहे होंगे, ये फेस ऐसे है, मींस यहाँ पे एटम पड़ा है, ठीक है। अगर यहाँ पे एटम पड़ा है तो ये या तो ऊपर करेगा शेयर, या तो ऊपर करेगा या फिर नीचे करेगा, ठीक है। जैसे हमारे पास यही एक दीवार है, तो एक एटम इस तरफ रूम होगा, एक उस तरफ रूम होगा, तो फेस वाला, जो ये वाला फेस वाला एटम है, या तो ऊपर वाली हेक्सागोन के साथ करेगा या फिर नीचे वाले के साथ, तो 2 के साथ शेयर कर रहा है, तो इन दोनों की कंट्रीब्यूशन एक हेक्सागोन में 1/2 की हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 फेसेस पे है, कितने की कंट्रीब्यूशन, 1/2 की, तो यहां से आ जाएगा 2 + 3 + 1, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 3 + 3 6। तो हेक्सागोन इन 3D में हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए, 6 आ गए, ठीक है। तो एटम्स फाइंड कर लिए। अब हमने फाइंड करना है फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। तो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, फिर से ये क्या है, एक हेक्सागोन है, इसको हम क्या कर सकते हैं, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर आप ये डिस्टेंस a मान लोगे, ठीक है, ये डिस्टेंस आपने a मान लिया, तो सभी क्या हो जाएंगे, a। तो फर्स्ट नियरेस्ट कौन सा होगा, यहां से यहां चले जाओ, यहां से यहां, यहां से यहां, ठीक है। इससे नजदीक तो नहीं जा पाओगे कहीं पे भी, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, a। फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a। अब हमने फाइंड करना है फर्स्ट नियरेस्ट नेबर एटम, क्योंकि वो हमें क्या बताएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। फर्स्ट नियरेस्ट नेबर एटम्स, इसको हम क्या बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोल सकते हैं। अब ये वाले देखो, ये वाला एटम है, अगर ये वाला एटम और कितने एटम के साथ शेयर कर रहा होगा, a डिस्टेंस जाना है, 3 तो ये हो जाएंगे, ठीक है, 3 ये हो जाएंगे, ऐसे ही यहां पे होंगे 3, ठीक है,
ये 3 और ये 3 हमारे पास 6 हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही इसके ऊपर भी तो एक हेक्सागोन है। अगर आप 3 ऊपर वाले के 6 ऊपर वाली एटम के पास जा रहे हो तो 6 ही नीचे वाले के पास जा सकते हो। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 12 एटम के पास जा सकते हो आप 12 एटम के पास जा सकते हो। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, अब हमने निकालनी है पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, अब पैकिंग फ्रैक्शन किसके इक्वल होगी? अगर हम यहीं पे लिखें, पैकिंग फ्रैक्शन होगी नंबर ऑफ एटम्स इनटू वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 6 इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम 4/r³ है, 4/3 पाई r³ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब ये यूनिट सेल है हमारे पास ऐसे। ठीक है, 3 लेयर्स हैं। अब हमने उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम कैसे फाइंड कर सकते हैं? अगर हमें इस बेस वाले का क्या पता चल जाए, बेस वाले का हमें एरिया पता चल जाए। ठीक है, बेस वाले का एरिया पता चल जाए और टोटल हाइट, तो हमें क्या पता चल जाएगा? वॉल्यूम। मींस इस वाले का हमें एरिया पता चल जाए और अगर हम टोटल हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा? हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? हाइट को हमने c मान लिया, हाइट को c इंटू एरिया ऑफ हेक्सागोन। ठीक है, अब पहले तो हमें हाइट फाइंड करनी है। इस वाली हेक्सागोन की हमने हाइट फाइंड करनी है। तो हाइट कैसे फाइंड करेंगे अब हम? तो हाइट के लिए अगर हम एक ट्रिक लगाते हैं। ठीक है, यहीं पे अगर मैं पहले तो इसको थोड़ा सा इरेज करती हूं। ये है, ठीक है, ये भी एक एटम है। मैंने ये एक ट्रायंगल बनाई। ठीक है, ये एक ट्रायंगल बनाई। अब यहां पे अगर आप देखो टोटल हाइट, इसको ऐसे नहीं ऐसे सोचो, टोटल हाइट कितनी है? h। टोटल हाइट कितनी है? c। अब जो बीच वाली लेयर है, ठीक है, ये कौन सी है? बीच वाली लेयर है। तो अगर हम यहां से देखें तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। टोटल c है। अगर आप बीच वाली लेयर से ऊपर वाली या फिर नीचे वाली तक का डिस्टेंस देखोगे तो वो कितना हो जाएगा? हमारे पास हाफ ही हो जाएगा। तो यहां से यहां ये कितना हो जाएगा? c/2 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप इसको देखो, हमने फाइंड क्या करना है? हमें ये c की वैल्यू चाहिए। ठीक है, c की हमें वैल्यू निकालने के लिए अगर हम ट्रायंगल लॉ यूज करें, ट्रायंगल लॉ के लिए हमें एक 90 डिग्री का एंगल चाहिए। बट ये तीनों में से कोई भी एंगल 90 नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। पहले क्या करोगे? सिर्फ इतनी ट्रायंगल को देखो, सिर्फ इतनी ट्रायंगल को देखो। मैंने क्या किया, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, यहां से यहां एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब मैं क्या करती हूँ, यहां से एक यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ। तो यहां से यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अब हमारे पास देखो ये बन गया है BCD, ये बन गया है अब। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री है BCD। ये यहां से यहां तक कितना है? c/2। अब देखो मैंने तो यहां से यहां c/2 बोला है, मैं इसको क्यों, ये वाला तो कुछ और होना चाहिए था। ठीक है, बट आप इसको ऐसे सोच रहे हो। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे सोचोगे, डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर ही है, चाहे आप थोड़ा सा खिसक जाओ। ठीक है, थोड़ा सा यहां से यहां डिस्टेंस ले लो। ठीक है, वो कितना रहेगा? अपने पूरा परपेंडिकुलर ही गिरा रहे हैं हम, चाहे यहां से यहां ले लो, चाहे यहां से यहां ले लो, कहीं से भी डिस्टेंस ले लो इस पॉइंट से। ठीक है, इस सरफेस से कहीं से भी आप देखोगे हाइट कितनी मिलेगी आपको? c/2 मिलेगी। ऐसे नहीं, इसको ऐसे सोचो, कहीं से भी ऊपर देखोगे डिस्टेंस कितना है सेकेंड लेयर तक? c/2। ठीक है, तभी मैं चाहे यहां तक देखूं चाहे यहां तक देखूं तो कितना होगा डिस्टेंस? c/2। तो यहां से BD, यहां से यहां कितना हो जाएगा? c/2। अब
हमें तीनों साइड्स की वैल्यू पता होनी चाहिए, तब मैं राइट एंगल ट्रायंगल लगा सकती हूँ। अब यहां से यहां ये क्या है, फर्स्ट लेयर, फिर सेकेंड लेयर। अब यहां से यहां अब हमने ये देखा था कि इन दोनों को देखो, इन दोनों में डिस्टेंस कितना है a, इन दोनों में डिस्टेंस कितना है a, इन दोनों में कितना है a, तो सभी में डिस्टेंस कितना है a। चाहे आप सेकेंड लेयर तक भी जा रहे हो, ठीक है, दो एटम को देखोगे, उन दोनों में डिस्टेंस कितना मिलेगा a, क्योंकि वो हेक्सागोन में पार्टिसिपेट करेंगे, तो हेक्सागोन की सभी साइड्स a होती हैं। तो यहां से यहां देखोगे ये कितना होगा a, तो ये भी a है। तो हमें ये साइड नहीं पता, ठीक है। अब हमें ये साइड फाइंड करनी है, तो ये साइड फाइंड करनी है मींस ये वाली साइड सी डी फाइंड करनी है। आप अगर इस ट्रायंगल को उठाओगे, इसको मान लो E, इस ट्रायंगल को देखो, सिर्फ इतनी को सी डी ई, ठीक है। अब टोटल एंगल कितना था 60। अब यहां से यहां परपेंडिकुलर गिराया तो ये बाइसेक्ट करती हुई जाएगी, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30, ये भी 30, ये भी 30, ये बन गया। अब यहां से यहां परपेंडिकुलर गिराया, टोटल कितना था a, तो बाइसेक्ट किया तो ये भी a/2, ये भी a/2 हो जाएगा। तो हमारे पास ये कितना आ गया a/2। अगर यहां से हम लगाएं cos 30 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, cos 30 हो जाएगा हमारे पास सी डी बाय a/2, ठीक है। सी डी, सॉरी उल्टा लिख दिया, a/2 बाय सी डी, तो यहां से सी डी किसके इक्वल हो जाएगा, सी डी हो जाएगा a/2। cos 30 कितना होता है √3/2, 2 से 2 कैंसल, तो सी डी आ जाएगा a/√3, ठीक है। तो ये आ गया a/√3। अब ट्रायंगल लगा दो, बी सी का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, सी डी का स्क्वायर प्लस डी बी का स्क्वायर, यही हो जाएगा। बी सी का स्क्वायर ए स्क्वायर, यहां से c/2 का स्क्वायर प्लस a/√3 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाय 4 प्लस ए स्क्वायर बाय 3। इसको इस तरफ लेके आए, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाय 4। तो यहां से इसका एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 2a स्क्वायर बाय 3, ठीक है, इसका एलसीएम लिया इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाय 4। तो सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर की वैल्यू हम निकालेंगे, सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 8/3, ठीक है। अब ये रूट उस तरफ ले जाओ तो c/a इज इक्वल टू √a/3, इतना आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहां से हमें c पता चल जाएगा, c कितना हो गया √a/3 साथ में a। तो ये हमारी क्या पता चल गई, हमें हाइट पता चल गई, क्योंकि पैकिंग फ्रैक्शन में हमें हाइट चाहिए थी, ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन में हाइट चाहिए थी, वो पता चल गई। तो अब हम पैकिंग फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। अब पैकिंग फ्रैक्शन देखो किसके इक्वल हो जाएगी, 6 × 4/3 πr³ बाय हाइट √8/3, और इसकी वैल्यू होती है 1.633 समथिंग, ठीक है, 1.633 समथिंग। अब ये अगर मैं a को इस तरफ लिखूं तो c/a किसके इक्वल आ गया 1.63, इसको हम बोलते हैं कि ये क्या है, हाइट बाय साइड रेशियो, ठीक है। तो ये वाला बहुत बार आ जाता है, ठीक है, तो आपने इसको याद रखना है, ठीक है, ये रेशियो पूछी जाती है। ये हमारी क्या हो जाएगी c/a रेशियो। तो अब यहाँ पे c की वैल्यू हमने ये रख दी, साथ में a है, इनटू एरिया ऑफ द हेक्सागोन। हेक्सागोन का एरिया हम पहले निकाल चुके हैं, कितना था 6 × एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का √3/4 a स्क्वायर, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे देखोगे हमें r और a में रिलेशन पता होना चाहिए। अब इसमें फर्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस क्या आया है a, मींस ये दो एटम्स है, ये डिस्टेंस r है, ये r है, तो टोटल कितना है a, तो 2r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a। तो a की वैल्यू चाहे r की वैल्यू पुट कर देते हैं a/2, तो ये क्या बन जाएगा, पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू 6 से 6 कैंसल, और यहाँ पे ये 4 ऊपर चला जाएगा, और ये √3 से √3 कैंसल हो जाएगा, ये 4 जाएगा 16 π
बाय 3 और नीचे ये कितना बचेगा, रूट ए को 2√2 लिख सकते हैं। आर की वैल्यू पुट कर देंगे a/2 का क्यूब डिवाइडेड बाय a क्यूब, तो यहां से ये 8 बन गया। ठीक है, 8 π/3√2, ये a क्यूब के साथ a क्यूब कैंसिल, 2 का क्यूब आ जाएगा, 8 बन जाएगा, 8 के साथ 8 कैंसिल, तो π/3√2 बन जाएगा और इसकी वैल्यू 0.74 आएगी। ठीक है, तो इसको हम परसेंटेज में निकालें तो 74% आ जाएगा। तो इसकी पैकिंग फ्रैक्शन सेम आई है जैसे हमारी किस में आई थी, एफसीसी में आई थी। तो ये भी हमारा एक क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर है। अगर हम हेक्सागोन को 2D में करते हैं तो 90% आ रहा है, अगर हम इसको क्या करते हैं 3D में करते हैं तो 74% आ रहा है। तो अब तक सबसे क्लोजली पैक कौन है, 2D में हेक्सागोन अरेंजमेंट। ठीक है, अब इसमें भी हमारे पास अगर आपको वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल पूछा जाए, वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल, तो वो किसके इक्वल होता है, 1/3 वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, और अभी हमने वॉल्यूम निकाला था, वॉल्यूम मींस हाइट इनटू एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ हेक्सागोन। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1/3, हाइट मींस √a/3a, एरिया कितना आ जाएगा 6 इंटू √3/4 a²। तो आपके पास इतनी आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल। ये याद रखना कितना होगा, 1/3 पार्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो ऐसे हम ये भी निकाल सकते हैं।